क्या है ताजमहल का असली रहस्य और कैसे बनाया गया था ताजमहल को? आखिर बात क्या थी कि इसे बनाने वाले इस पर एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे? ताजमहल के कौन से रहस्य थे जिसे करीब 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी? और जब उस समय कोई कंक्रीट या स्टील नहीं था तो आखिर ये राजसी मकबरा और उस पर 40 मीटर ऊंचा गुम्बद कैसे बना? क्या है इसके पीछे का राज? आखिर ताजमहल का असली रहस्य क्या है? भारत के शहर आगरा में मुगल साम्राज्य के वास्तुकार का एक ऐसा साकार मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से पहचानती है। 42 एकड़ में फैला दूर से ही चमकता हुआ यह मकबरा जहां अपने अंदर खूबसूरती के बगीचे सजाए हुए हैं, वहीं इसके ऊपर गम और उदासी के कई बादल अभी तक मंडरा रहे हैं। करीब 400 साल पहले बनी यह खूबसूरत इमारत कभी अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत इमारत हुआ करती थी और आज भी इसे दुनिया का 7वां अजूबा माना जाता है। इस आलीशान ढांचे को बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाया और वो भी 1 या 2 साल तक नहीं बल्कि पूरे 22 साल तक। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो संगमरमर का ये अनमोल मकबरा हैरत अंगेज तौर पर $1 बिलियन से भी ज्यादा महंगा है। इस इमारत में मुगल वास्तुकारों ने अपने हुनर के कई ऐसी निशानियां छोड़ी थी जिनकी आज तक दुनिया के सभी इंजीनियरों द्वारा प्रशंसा की जाती है। ताजमहल का अद्भुत डिजाइन। इस इमारत को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जब इसे मुख्य द्वार के पीछे से देखा जाता है तो ये काफी बड़ा लगता है, लेकिन जैसे मुख्य द्वार से आगे की ओर जाया जाता है ऐसा लगता है कि इसका आकार छोटा होता जा रहा है। दिमाग को चकरा देने वाली यह कोई पहली तरकीब नहीं थी जो मुगल वास्तुकारों ने इस्तेमाल की हो। इसके गिर्द चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया। ये मीनार थोड़ा बाहर की ओर झुकी हुई है। यदि ये मीनारें बिल्कुल सीधी खड़ी की जाती तो दूर से देखने पर ये अंदर की ओर झुकी हुई दिखाई देती। इन मीनारों को बाहर की ओर झुकाने का एक और कारण भी था, अगर कभी कोई खतरनाक भूकंप आए और ये मीनारें गिरे भी तो ये बाहर की तरफ गिरे और ताजमहल पर आंच भी न आए। ताजमहल का निर्माण कब और किसने किया? ये मामला साल 1607 में शुरू हुआ जब भारत और पाकिस्तान के इस हिस्से में मुगल साम्राज्य का शासन था। इस दिन मुगल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा शहाब उद्दीन मोहम्मद खुर्रम 14 साल का हो चुका था और उसी के खुशी में आगरा के किले में एक आलीशान समारोह रखा गया था। शहाब उद्दीन मुगल शहंशाह को सबसे ज्यादा अजीज था। इसी वजह से इसके हर जन्मदिन पर उन्हें हीरे और सोने से तोला जाता था, यानी जितना वजन शहजादे खुर्रम का होता था उतना ही खजाना उसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और खास होने वाला था। मुगल बादशाह ने शाहजहां खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी से करा दी थी जिसे आज मुमताज के नाम से जाना जाता है। मुमताज और खुर्रम को पहले दिन से ही एक दूसरे से गहरी मोहब्बत हो चुकी थी। उस वक्त ये किसी को भी मालूम नहीं था कि इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंग लड़ी और उसमें भरपूर कामयाबी भी हासिल की। इसी वजह से शहंशाह ने खुश होकर उन्हें शाहजहां की उपाधि योग्य किया गया, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की 6 बीवियां थी जो आगरा किले के हरम में रहती थी। इन 6 में शाहजहां सबसे ज्यादा मुमताज से मोहब्बत करता था और इसलिए इनका ज्यादातर समय मुमताज के साथ ही गुजरता था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और 4 सालों के बाद पत्नी 1621 में मुगल शहंशाह अचानक चल बसे। शाहजहां जो पहले से मुगल साम्राज्य में बहुत प्रसिद्ध हो चुका था और जो बादशाह का प्रिय पुत्र भी था, 1628 में यानी कि पिता के मरने के 7 साल बाद उसने शहंशाह की गद्दी संभाल ली। पूरी मुगल सल्तनत अपने नए शहंशाह से बहुत खुश थी। ये वो समय था जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था, यानी पूरे भारत और पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के कई हिस्सों पर भी मुगल सल्तनत का शासन था। सारे फैसले शाहजहां करता था जबकि मुमताज महल पीछे रहकर सुझाव दिया करती थी। लेकिन किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी कि ये खुशियां जल्द ही मातम में बदलने वाली है। गद्दी संभाले अभी 1 ही साल गुजरा था कि एक बार फिर मुगल साम्राज्य को दुश्मनों का सामना करना पड़ा। अगले 2 साल जंग चलता रहा और शाहजहां को इस जंग में भी भरपूर कामयाबी नसीब नहीं हुई। लेकिन शाहजहां इस कामयाबी का जश्न मनाते कि उसकी शुरुआत एक दुखद खबर से हुई। मुमताज जो शहंशाह के चौथे बच्चे को जन्म दे रही थी, उसकी हालत बिगड़ गई और 17 जून 1631 को वो ना चाहते हुए भी इस दुनिया से चल बसी। मुमताज ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी कि वो चाहती थी उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। इस काम और मुमताज की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत और अपना पूरा जीवन निवेश करने का इरादा किया। मुमताज के गुजरने के 7 महीने बाद यानी 1632 में ही ताजमहल के निर्माण का काम शुरू कर दिया गया। करीब 20,000 से भी ज्यादा मजबूत पत्थर, तराशों और कारीगरों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया। शाहजहां के आदेश पर सेनाओं को आगरा बुलाया गया। मुमताज का समाधि यमुना नदी के करीब होने के कारण इस जगह पर दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाना एक काफी मुश्किल काम था। नदी के किनारे की जमीन बहुत नरम होती है और अगर यहाँ खुदाई का काम किया गया तो पानी का बहाव ताजमहल की नाव को भी नुकसान पहुंचा सकता था। इस मसले से निपटने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने यहाँ जमीन के अंदर कई कुएं खुदवाने शुरू कर दिए। मजदूर ये कुआं तब तक खोदते रहते जब तक शुष्क जमीन नजर नहीं आ जाती। इन कुओं को महीन रेत, सिल्की मिट्टी और बजरी, लाल बलुआ पत्थर से भरा गया और फिर ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम्स खड़े किए गए। इस सारे काम को अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों के भी बड़ी फौज का इस्तेमाल किया गया। मुगल इंजीनियर की ये योजना काम कर चुकी थी और अब एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन तैयार थी जो नरम जमीन पर भी फौलाद बनकर खड़ी थी। नींव के बाद अब जरूरत थी एक ऐसी इमारत डिजाइन की जो आज से पहले किसी ने भी ना देखा हो। एक ऐसा डिजाइन जो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ताजमहल के डिजाइन का उपाय शाहजहां ने अपने पिता दादा के मकबरे से लिया था। पिता के मकबरे से मीनारों का उपाय लिया गया, दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का उपाय लिया और अपने चाचा के मकबरे से गुंबद का उपाय लिया। और जब इन सबको मिलाया गया तो एक शानदार और आलीशान डिजाइन उभर कर
सामने आया। इमारत का ढांचा बनाने के लिए मौके पर ही लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ईंटें भी बनाई गईं। ये सब इतना आसान नहीं था और इसमें बहुत सारा पैसा भी खर्च हो रहा था। शाही खजाना दिन ब दिन खाली होता जा रहा था, लेकिन शाहजहां को किसी बात की परवाह नहीं थी। बस उसे एक काम हर हाल में पूरा करना था, निर्माण कार्य। कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण में इतने लोगों को लगाया गया था जिससे आसपास के इलाकों में खाना पीना खत्म हो गया। 2000 मजदूरों और कारीगरों की मांग को पूरा करने के लिए शाहजहां आसपास के तमाम इलाकों से अनाज आगरा मंगा लिया गया। कई सालों की मेहनत के बाद इमारत का ढांचा बनकर तैयार हो चुका था और अब बारी थी इसे संगमरमर से सजाने की। ये संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगाया जाना था, क्योंकि यहाँ का मकबरा मार्बल आज तक दुनिया का बेहतरीन मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने पूरा मकबरा मार्बल को ताजमहल के लिए आरक्षित कर रखा था, यानी ताजमहल की मांग पूरी होने तक किसी को भी इस मार्बल को खरीदने की इजाजत नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से हजारों टन वजनी मार्बल राजस्थान से आगरा मंगवाए गए। ताजमहल का खूबसूरत गुंबद इतना बड़ा था कि इसे आंखों से देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। आजकल इस प्रकार के गुंबद को स्टील के ढांचे पर बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन 400 साल पहले उनके पास 40 मीटर ऊंचे गुंबद को बनाने के लिए बस पत्थरों का ही सहारा था। आज के इंजीनियर भी इस गुंबद को बनाने में मुगल इंजीनियर द्वारा गणना किए गए तनाव की सराहना करते हैं। ताजमहल की कुछ खास बातें। ताजमहल की खास बातों में एक बात यह भी है कि ये दिन में 4 बार अपना रंग बदलता है। सुबह के समय सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल पिंक शेड देता है और सूरज निकलने के बाद ये हल्का पीला शेड देता है, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरती का नया रुख देखने को मिलता है। नीले आसमान पर जैसे सफेद मोती चमक रहा हो और शाम के वक्त ये पूरी इमारत गोल्डन रंग की दिखाई देती है। पूरे 22 सालों बाद यानी कि सन 1654 में ताजमहल का निर्माण का काम पूरा कर लिया गया था। शाहजहां ने इस इमारत का नाम अपने पसंदीदा बीवी के नाम पर ही रखा। मुमताज से इस मकबरे का नाम ताजमहल रख दिया गया। शाहजहां की यह महंगी परियोजना पूरा तो हो गई, लेकिन इसने मुगल सल्तनत को विनाश की कगार पर ला खड़ा किया। 4 साल बाद यानी 1658 में शाहजहां और मुमताज के अपने ही बेटे ने बंदी बना लिया और खुद मुगल साम्राज्य का बादशाह बन गया। पिछले 30 सालों से राज कर रहे शाहजहां को आगरा के किले में ही कैद कर दिया गया था। शाहजहां को एक ही सुविधा दी गई थी कि वो ताजमहल को उस कमरे की खिड़की से देख सकता था जिसमें वो बंद था। 8 साल की कैद के बाद शाहजहां 64 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। शाहजहां का मुमताज से दोबारा मिलने का वक्त आ चुका था और उनको ताजमहल में ही दफन कर दिया गया।